Okay, good evening, all of you. So today again we are on our YouTube channel Dr. Akhilesh Sharma. आज हम एक कॉमन टॉपिक पे पढ़ेंगे बेटा बेड मेकिंग. बेड मेकिंग मीन्स बेड को बनाना या बिस्तर बनाना, एक सिंपल भाषा में बोल सकते हैं. और हम घर में भी हमारा बेड बनाते हैं, हमारी मदर्स बेड बनाती है, हम लोग बेड बनाते हैं, या हॉस्पिटल के अंदर बेड बनाते हैं, या घर पे जैसे लेट के हम सुबह खड़े होते हैं तो हमारी मदर बोलती है बेड बना दो या बेड की लिनन को सही कर दो. बट जब हम इसका डिस्कशन करते हैं हॉस्पिटल लाइन के अंदर कि बेड मेकिंग, तो बेड मेकिंग है क्या है? बेड मेकिंग का सिंपल सा मतलब है टू मेक ए बेड. बेड कैसा? फॉर ए कंफर्टेबल, रिंकल फ्री. क्योंकि बेड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड. कैसे? कई बार हमारे हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं, तो उनकी जो बेड की या लिनन की जो क्वालिटी है वो भी अफेक्ट करती है हमारी स्किन को, पेशेंट की स्किन को. या बेड के ऊपर रिंकल्स पड़े हुए हैं तो वो रिंकल्स भी स्किन को अफेक्ट करते हैं. हम एक सिंपल सा एग्जांपल हमारे माइंड में सोचते बेटा कि जब हम सोने जा रहे हो और एक साफ सुंदर सी चादर या साफ सुंदर सा लिनन, साफ सुथरा बेड एक अच्छे रूम में हमें मिल जाए, हमें कितनी कंफर्टेबल नींद आएगी. और एक रिंकल वाला बेड हो, कहीं से पिल्लो इधर हो, कहीं से कुछ हो, ये सारी चीज पे यदि हम सोने की कोशिश करेंगे तो इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे. तो बेड मेकिंग की जब बात करते हैं, इट इज एन आर्ट. बेड मेकिंग जो है ये आर्ट है. अभी इनको बेड मेकिंग करना जैसे शायद आना, ये बेड मेकिंग बहुत बढ़िया बनाई, घर के अंदर बिस्तर बहुत अच्छे तरीके से बनाई. वही हमसे कहेंगे तो पता पड़े एक कॉर्नर इधर, एक कॉर्नर उधर, एक कॉर्नर इधर. कई लोगों की बेडशीट पे फ्लावर्स और वो बने होते हैं, कई लोग उनको भी अरेंज करके रखते हैं कि ये बीच में आना चाहिए, कॉर्नर पे आना चाहिए, साइड के जितने भी कॉर्नर है वो बराबर से खींचते हैं, सेट करते हैं. इट इज एन आर्ट. स्किलफुल बेड मेकिंग कंट्रीब्यूट्स मटेरियली टू द पेशेंट कंफर्ट. ये जो स्किलफुल आर्ट है ये हमारे पेशेंट को कंफर्टेबली डेवलप करती है और कंफर्टेबल के लिए तैयार. क्लीन एंड कंफर्टेबल बेड इंक्लूड्स द पेशेंट यूनिट इन द हॉस्पिटल. जब हम एक पेशेंट यूनिट, एक वर्ड आया बेटा पेशेंट यूनिट, पेशेंट यूनिट की जब हम बात करते हैं कि पेशेंट यूनिट में कौन कौन होता है, तो जब हम उस रूम, एक बेड, उस पेशेंट यूनिट की बात करते हैं बेटा, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेशेंट यूनिट से रिलेटेड. तो क्या क्या पेशेंट की यूनिट होगी? सबसे पहले वो बेड, मैट्रेस जो गद्दा, जो लिनन जो चादर बिछी हुई है, पिल्लो जो वो है, साइड में बेड साइड लॉकर, स्टूल के लिए फुट स्टेप जो लगाया हुआ है, आईवी स्टैंड, रूम के अंदर पंखा, कूलर, एसी, है ना बेटा. और यदि कोई अटेंडर के बैठने के लिए कोई स्पेस या कोई कुर्सी रखी हुई है तो वो, ये सारा एक पेशेंट यूनिट होती है. पेशेंट यूनिट मींस जहां पे पेशेंट का वो रूम जिसमें वो अपना सामान रख सकता है, बेड साइड लॉकर, या कोई सेपरेट अलमीरा है, या सामने जो टीवी लगी हुई है, या फ्लावर पॉट भी लगा हुआ है, ये सारे इट विल कम अंडर द पेशेंट यूनिट. तो पेशेंट यूनिट के अंदर ही हमारा बेड आया. इसके बाद डेफिनेशन की जब बात आती है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग नीट एंड क्लीन बेड फॉर द क्लाइंट इन द हॉस्पिटल. इसका कहने का मतलब है बेटा हॉस्पिटल के अंदर क्लीन और नीट बेड अवेलेबल करवाना पेशेंट को कहलाता है बेड मेकिंग. हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? आजकल बहुत सारे कई लोग नर्स ये क्वेश्चंस कर देते हैं, व्हाई नर्सेज हैव टू डू दिस बेड मेकिंग. मेरे हिसाब से बुरा नहीं है. बेड मेकिंग ये भी एक साइंटिफिक प्रोसीजर है. यदि आपका पेशेंट कंफर्टेबल में, चलो आपको सिंपल घर में बिस्तर बिछाना है तो आप तकिया पिल्लो कहीं भी कैसे भी कर सकते हो, लेकिन हमारे जब आप बेड मेकिंग का प्रोसीजर जो हम मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं, नर्सिंग साइंस में पढ़ते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेड्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट टाइप के लिनन्स अवेलेबल होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हम एलिवेट करके या लगा के हम बेड प्रोवाइड करते हैं और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर वो लेट सके, नींद ले सके, इस कारण वो प्रोवाइड करते हैं. जब पर्पज ऑफ बेड मेकिंग की बेड मेकिंग के जब हम पर्पज पढ़ते हैं, पर्पज मींस होता है उद्देश्य. पर्पज का जो मतलब होता है बेटा कि क्यों आप बेड मेकिंग कर रहे हो, क्या उद्देश्य है. तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा होगा, आपको किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले टू कंफर्टेबल स्लीप फॉर द पेशेंट, कंफर्टेबल रेस्ट, कंफर्टेबल नींद, कंफर्टेबल आराम से वो लेट सके, इस कारण हम बेड मेकिंग करते हैं. ये चीज समझ में आई बेटा. दूसरा हो गया क्लीन एंड कंफर्टेबल बेड टू द पेशेंट. पेशेंट को क्लीन एंड कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करना. अरे हम यदि बेड पे लेट रहे हैं, हम हेल्दी हैं और वहां पर कोई ब्लड स्टैंड पड़ा हुआ है या किसी का स्पूटम पड़ा हुआ है तो हम लेट सकते हैं आराम से? नहीं, हमारा मेंटल स्टेटस गड़बड़ा जाएगा. तो ऐसे ही पेशेंट, वो भी ह्यूमन बीइंग है, हम जैसा ही है वो, तो उसका भी तो मेंटल स्टेटस खराब होगा.
तो कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करना हमारे नर्सिंग स्टाफ का काम है। एज ए नर्स वी हैव टू प्रोवाइड ए कंफर्टेबल बेड टू ए पेशेंट। उसके बाद जब बात आती है टू सेव टाइम एफर्ट एंड मटेरियल, पर्पज ऑफ बेड मेकिंग, सबसे पहले सेव टाइम एफर्ट एंड मटेरियल। बेटा जब नर्सिंग साइंस की जब बात आती है कि हम कोई भी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। रिसोर्सेज का मतलब मेरे घर में भी कई बार मेरी बच्चों से बहस होती है, आप लोगों से भी बहस होती है। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। प्रॉपर यूटिलाइजेशन मींस यदि गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है तो एसी चलाओ, गर्मी लग रही है या भूख लग रही है तो खाना खाओ। लेकिन ऐसा ना हो कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम्हें वॉमिटिंग आ रही है फिर भी खाना खाए जा रहे हो, एक नॉर्मल टेम्परेचर है फिर भी आप एसी चलाए जा रहे हो, नॉर्मल लाइट है लेकिन फिर भी आप लाइट जलाए जा रहे हो। आप एक काम को एक बार रख सकते हो कि इस कट्टे को, इस सैक को, इस बोरे को यहां से उठा के वहां रखना है, लेकिन एक मजदूर आपने हायर किया है और आप उसे दिन भर ये काम करा रहे हो, इसको वहां रख, वहां से यहां रख, यहां से वहां रख, इधर से उधर रख। जो काम, जो रोड, जो सामान हॉस्पिटल के अंदर, जो पेशेंट यूनिट आपकी 1 लाख रुपए में तैयार हो सकती है, करप्शन या किसी कारण वो यूनिट 10 लाख रुपए में तैयार हो रही है, तो ये क्या है? करप्शन। तो हमारी नर्सिंग साइंस क्या कहती है कि हमें हमेशा रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। रिसोर्सेज क्या है? मैन, मनी, मटेरियल। बेटा 3 तरीके के रिसोर्सेज। आपसे दुनिया में कभी कोई चीज पूछे ना बेटा, बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं नर्सिंग के अंदर कि कैसे कैसे क्या क्या चीज है सर आप बता दो, तो मैं बेटा 3 तरीके के रिसोर्सेज को बताता हूं बेटा, मैन, मनी और मटेरियल। आपके पास पैसा बहुत है यार, बहुत पैसा है आपके पास, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पैसे को फाड़ फाड़ के फेंको। अरे आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी पर्सन की डिमांड भी हो सकता है जिसको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा। आप शादी में जाते हो, आप खाना बेकार करके आ जाते हो, वो है ना, ना लो इतना थाली में कि खाना जाए नाली में, ये बेकार है ना। एक बच्चे की एक वीडियो डाली हुई थी, एक बच्चा शादी की जो प्लेट्स और ये जिस बर्तन के अंदर डालते हैं उसके अंदर जो खाना डला रहता है, उस खाने को एक गरीब बच्चा खाना खा रहा है। आपके जो पकवान है वो किसी दिन बच्चे की किसी की इच्छा हो सकती है। एक दिन में वो इंडियन आइडल और कोई ऐसा प्रोग्राम आता है, उस दिन एक बच्चे को खड़ा किया स्टेज पे, उस बच्चे से पूछा गया तुम्हारी जीवन की इच्छा क्या है? उसने बोला सर वो बड़े लोग जो पिज्जा खाते हैं वो हमारी जीवन की इच्छा है। बड़े लोग, एक बच्चे की इच्छा थी जलेबी खाना, जिस जलेबी को हम खाते नहीं है फेंक देते, वो एक बच्चे की इंडिया लेवल के सेंटर पे जाके उसकी ये इच्छा थी कि सर मुझे जलेबी खाना है। कितनी बड़ी इच्छा है। तो मनी, मैन और मटेरियल, इन तीनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये नहीं बेकार हो बेटा, कहीं भी हो, आपके आस पड़ोस में यदि रोड पे गवर्नमेंट का, आप देश के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हो बेटा। यदि आपके पास के खंबे पे यदि दिन में लाइट जली हुई है और वहां स्विच लगा हुआ है, आप उतर के जाइए, उसे बंद करके आइए, ये देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये नहीं है कि बहुत गलत चीज कर दी आपने। कई बार रोड पे मैं जाता हूं, रोड पे जाते टाइम रोटी पड़ी हुई मिल जाती है रास्ते में, मैं जैसी रोटी मिलती है मैं मेरी गाड़ी रोकता हूं और उस रोटी को उठा के सर पे लगा के साइड में रखता हूं। ये मेरी लाइफ का प्रोसीजर है। कई लोग बोलते हैं, हंसते भी है कई लोग, यार यार ये रोटी को उठा रहा है। मैं उनसे कहता हूं यार इसी रोटी के लिए मैं मेरा शहर छोड़ के, परदेश छोड़ के, दुनिया छोड़ के यहां पड़ा हुआ हूं। ये रोटी सब कुछ कराती है इंसान को। यदि रोटी की भूख ना होती तो कौन क्या करता? बागेश्वर धाम वाले महाराज जी है ना, वो बागेश्वर धाम वाले जो महाराज जी है, वो कहते इच्छा ना, वो इच्छा है ना, इच्छा ना कराती क्या क्या कराती। इच्छा ना होती तो पैसा ना कमाते, पैसा कमाते आगे इच्छा ना होती तो होटल ना जाते, और इच्छा ना होती तो बोतल ना खुलाते, और बोतल खुलाते तो और भी आगे उन्होंने बहुत बढ़िया उन्होंने बोला है। पूरी मीन्स इच्छाओं कहीं एंडलेस है यार। लेकिन एज ए साइंटिफिक पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ये नहीं हम साहिल की शादी में जा रहे हो तो जम के खाओ, फेंको, निपटाओ, खा खम रहे फेंक ज्यादा रहे, नो, ये बेटा मेंटल इलनेस होगी, ऐसा नहीं करो। तो मैन, मनी, मटेरियल, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए बेटा। उसके बाद टू सेव टाइम, एफर्ट एंड मटेरियल, टाइम को सेव करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट का वेलफेयर करना चाहिए हम लोगों को। पेशेंट वेलफेयर मीन्स गॉड हैज गिवन चांस टू सर्व एनीवन। हिंदी में बताऊं, भगवान ने आपको ऐसा मौका दिया कि आप किसी के काम आ सको मेडिकल प्रोफेशनल बनने के बाद।
आप ऐसे नहीं कि आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर बन के हॉस्पिटल में काम आ सको। आप पढ़ते टाइम आपके आसपास के इलाके में आप बता सकते हो किसको डायरिया हो गया तो जिंक ले लो, ओआरएस ले लो, आप प्रेग्नेंट हो तो फॉलिक एसिड की टैबलेट ले लो। आप अपना बैकग्राउंड अभी से तो बनाना स्टार्ट करेंगे ना, जब भी तो ये बैकग्राउंड में 3 साल आगे जुड़ के जब तुम्हारा वो एटमोस्फियर बनेगा। आप क्या सोच रहे हो 3 साल के बाद हम करियर स्टार्ट करेंगे? अरे अभी आप जब करने लगे हो तो आपके आसपास के लोग आपको पहचानने लग जाने चाहिए कि ये नर्सिंग का कोर्स कर रहा है, ये समथिंग डिफरेंट और मेडिकल पर्सन। आपकी नॉलेज पता हो जाना चाहिए। संघ की लड़कियां उनको बताओ सैनिटरी नैपकिन कैसे यूज करते हैं। आपकी जो पड़ोस की लड़कियां हैं उनको बताओ सैनिटरी नैपकिन कैसे यूज करते हैं, कौन कौन सी सैनिटरी नैपकिन करनी चाहिए यूज में। ये नहीं कि थर्सडे मार्केट के अंदर वो सैनिटरी नैपकिन जो प्लास्टिक वाली जो लेके आए उस प्लास्टिक वाली को यूज करे जिससे फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन होने के कारण वहां पर इन्फेक्शन पैदा हो, ऐसा ना हो। ठीक है बेटे। इसके बाद टू प्रिवेंट बेड सोर, बेड सोर नहीं होना चाहिए। बेड सोर प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक एक ही पोजीशन में लेटे रह जाने से हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। उस ब्लड सर्कुलेशन के कम हो जाने के कारण हमारे टिश्यू डेथ हो जाते हैं, जिसको बेड सोर कहते हैं बेटा। बिस्तर के घाव देखा है कभी किसी पेशेंट के? शरीर लग जाना, बेड सोर। उसके बाद टू प्रोवाइड ए नीट अपीयरेंस ऑफ द वार्ड। आपका यदि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट का डिपार्टमेंट अच्छा है, सारा बेड मेकिंग अच्छी हुई तरीके से मिलेगी तो आपका डिपार्टमेंट भी अच्छा लगेगा, आप भी सुंदर लगोगे। टू प्रमोट क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस को प्रमोट करना चाहिए। ऑब्जर्व एंड प्रिवेंट पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस, ये कॉम्प्लिकेशंस को रोकता है। एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज टू द पेशेंट एंड मेंटेन द नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप। एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज क्या होती है बेटा? एक्टिव, एक्टिव मींस सक्रिय, जहां पेशेंट अपने आप खुद एक्टिव होके काम कर ले उसे कहते हैं एक्टिव एक्सरसाइज। अरे मैं मेरे बेड से खड़ा हुआ, मैंने कोई काम किया, वो एक्टिव एक्सरसाइज। और पैसिव एक्सरसाइज क्या होती है? जो किसी और की मदद के द्वारा जो एक्सरसाइज कराती है। जैसे किसी पेशेंट को चलने में डिफिकल्ट होती है तो मैं उन्हें सपोर्ट देके यदि एक्सरसाइज कराऊं तो दिस एक्सरसाइज इज नोन एज पैसिव एक्सरसाइज। तो आपकी जो बेड मेकिंग है वो एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज के अंदर हेल्प करती है। एक्टिव एक्सरसाइज और पैसिव एक्सरसाइज के अंदर सही हुआ। उसके बाद टू मेंटेन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, पेशेंट रिलेशनशिप देखो बेटा हर जगह लिखा हुआ है टू मेंटेन नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप। मींस हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट आता है, वीडियो चल रही है ना, आराम से रुक जाए तो बता। हमारे हॉस्पिटल के अंदर जब यदि कोई हम एज ए नर्स जा रहे हैं तो पेशेंट का इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो हमारे साथ शेयर कर सके इस चीज को। तो बेटा ये पर्पज है इसके बेड मेकिंग के। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ बेड मेकिंग में ये इन्फेक्शन कंट्रोल के काम आता है। आप एक बेडशीट को लगातार 15 दिन तक पेलते रहेंगे तो इन्फेक्शन क्रिएट होगा। या कोई गीली बेडशीट आ गई उस पर मरीज लेटा रहेगा तो फ्रिक्शन होता रहेगा, गीले होने से बेड सोर डेवलप होगा। सेफ्टी, प्रिंसिपल्स ऑफ बेड मेकिंग की जब बात आती है बेटा तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल इन्फेक्शन कंट्रोल, सेफ्टी, बॉडी मैकेनिक्स और इकोनॉमी। सेफ्टी, जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा बेड मेकिंग का जो प्रिंसिपल्स आता है ये क्या आता है बेटा? सेफ्टी। मींस आपका बेड, आपका एरिया पेशेंट के लिए सेफ होना चाहिए। सेफ का मतलब साइड में रेलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर दो बेडों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, बेड की हाइट ऐसा ना हो कि आप बेड को इतनी हाइट पे रख दो कि मरीज गिर जाए तो नीचे बचे ही नहीं। बेड ऐसा ना हो कि थोड़ा सा हैवी मरीज आया बेड टूट जाए। बेड ऐसा ना हो जिधर कर बटले उधर ही चू करे तो रात भर मरीज इधर उधर करेगा तो चू चू होती रहेगी। तो ऐसा नहीं हो रहा है। ये चेयर तो इस कारण करिए तुम हैवी बैठे हुए हो। इसके बाद सेफ्टी, दूसरा हुआ बेटा इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल मींस आपकी जो बेड है, जो एरिया है बेटा, वो क्लीन होना चाहिए, नीट एंड टाइडी होना चाहिए, कोई इन्फेक्शियस नहीं होना चाहिए, कोई पास ब्लड यूरिन स्टूल कोई नहीं होना चाहिए। साफ धुली हुई चादर है, साफ धुली हुई लिनन होनी चाहिए जो प्रॉपर बेड मेकिंग के लिए काम में आती है। नेक्स्ट होना चाहिए बॉडी मैकेनिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े टीचर्स हैं
जितने भी बड़े लोग हैं, जो नहीं बड़े लोग तो सबको पता है बॉडी मैकेनिक्स क्या होती है। जब हम बेड मेकिंग करते हैं और ये बेड सामने होता है तो हमारी बॉडी मैकेनिक्स मींस हमारे बेड पैर क्यों, हमें कमर जो है हमारी बेड मेकिंग करते टाइम कमर में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए कि हम झुक के बेड मेकिंग करें। हमें बॉडी मैकेनिक्स यूज करने की, उसको फोल्ड करके ये इस हिसाब से, तो उससे हमारे कमर में भी दर्द नहीं होगा। ये मैकेनिक्स होता है बॉडी मैकेनिक्स, जिससे हमें स्ट्रेट रहेगी हमारी कर्व और उस दौरान हम करेंगे। वरना तुम दिन भर यदि ऐसे करोगे तो बैक पेन कैन बी देयर फॉर योर लाइफ। अंडरस्टूड? बैक पेन हो सकता है, तो बॉडी मैकेनिक्स कैसे यूज करना है? फोल्ड योर लेग्स एंड स्टैंड ऑन द लेग्स एंड यूज लाइक दिस ओनली कॉर्नर। इस तरीके से आप बेड मेकिंग करेंगे बेटा। तो सबसे पहले बॉडी मैकेनिक्स आया समझ में। इकोनॉमी, इकोनॉमी मींस इकोनॉमी तीनों एरिया में टाइम कंज्यूमिंग ना हो। ये नहीं आप एक बेड को तैयार कर रहे हैं और वहीं आपका टाइम लगा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। इकोनॉमिकल होना चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए उसके लिए। ये हमारे 4 प्रिंसिपल्स है बेटा। इकोनॉमी सेव टाइम, एनर्जी एंड मटेरियल। वही बेटा मनी मैन मटेरियल, मैन मनी मटेरियल, इन तीनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अब देखो बेड मेकिंग कितनी इजी, समझ में आई आपको? आराम से समझ में आई ना। और भी मजे से हम पढ़ेंगे। और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों को बताना यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को सब्सक्राइब करें। शायद सबको बोल देना कॉलोनी में, पर्चे छपवा देना, लिख लिख के बोलना गुरुजी का है ये चैनल, सब्सक्राइब करो। और भाई पढ़ भी लेना। मेरा इस चैनल से ये मतलब नहीं है मैं पैसे कमा लूं, मुझे नहीं आए चाहे पैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं। तुम पढ़ लो, इसी में मेरा भला है, इसी में तुम्हारा भला है। ठीक है बेटे, ये वीडियोज का जो मेन उद्देश्य, हाँ बेटा टाइप करो उस पर बहुत अच्छे तरीके से स्पीड में चल रही है। सोनाली टाइप कर रही है मोबाइल पे मैसेज, ठीक है, ये वीडियो में भी डला रहे। सुनो बेटा, इकोनॉमी और ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है बेटे। ये चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ना है, इसको देखना, रात में सुनना साइलेंटली। अब ये रख दो साइलेंट करके मोबाइल। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लिनन। जब हम बात करते हैं बेटा लिनन कौन कौन सी काम में आती है, इसमें लिनन का मतलब जो बेडशीट, जो चादर है, उनको लिनन बोला जाता है। सबसे पहले ब्लैंकेट, सारी चीजें कॉटन की होनी चाहिए। ब्लैंकेट वूलन का होना चाहिए, ये तो हमें पता है। कपड़ों में सबसे अच्छा कपड़ा कौन सा माना जाता है? कॉटन। कॉटन क्लोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है बेटा। ब्लैंकेट क्लॉथ्स ऑफन सॉफ्ट वूलन इज यूज्ड फॉर वार्मथ एज बेड कवर। और यदि आपके कंबल के ऊपर यदि आपने बेडशीट लगा दी तो अच्छा है, वरना कंबल आपका ब्लैंकेट यदि उसके ऊपर कवर डाला हुआ तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट होता है टॉप शीट, फिर कॉटन ड्रॉ शीट, बॉटम शीट और रबर शीट, है ना बेटा। अब बेटा मैं एक चीज बताता हूं आपको, जब हम बेड मेकिंग करते हैं तो जो हमारा ये मैट्रेस हो गया बेटा, ठीक है बेटे, MATRESS होता है, चलो मैट्रेस की स्पेलिंग। ये जो मैट्रेस हो गया, इस मैट्रेस के ऊपर जो हम बेडशीट लगाते हैं इसको बोलते हैं बेटा बॉटम शीट। बॉटम शीट, नीचे जो व्हाइट कलर की जो चादर बिछाई जाती है उस चादर को हम क्या बोलते हैं बेटा? बॉटम शीट। उसके ऊपर जो लगाया जाता है बेटा उसको बोलते हैं हम मैकेंटॉश। बीचों बीच में जो ये लगाया जाता है इसको बोलते हैं बेटा मैकेंटॉश। मैकेंटॉश कवर विद ड्रॉ शीट, मैकेंटॉश कवर विद ड्रॉ शीट। इस ड्रॉ शीट के ऊपर जो एक शीट बिछाई जाती है इस शीट को बोलते हैं बेटा टॉप शीट। और इस टॉप शीट के ऊपर जो वो लिया जाता है यूज, इसको बोलते हैं ब्लैंकेट, ठीक है बेटा। अब आपसे कोई ये पूछे बेटा कि बेडशीट के अंदर क्या क्या यूज होता है, तो सबसे पहले आपको बताने, नीचे गद्दा होता है जिसको मैट्रेस बोलते हैं। उस गद्दे के ऊपर एक व्हाइट कलर की बेडशीट बिछी होती है, ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, हॉस्पिटल पॉलिसी अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं बॉटम शीट। बॉटम मींस निचली शीट। उसके बाद आता है बेटा मैकेंटॉश कवर विद ड्रॉ शीट। मैकेंटॉश कवर विद ड्रॉ शीट कैसे होती है बेटा? हमारी जो टाउल होती है, एक टाउल की तरह एक पतली कॉटन की ड्रॉ शीट होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक का मैकेंटॉश, प्लास्टिक की जो चादर आती है मैकेंटॉश, जिसको मैं एक सिंपल भाषा में समझाता हूं। प्लास्टिक की जो चादर, एक टाउल लिया, उसके ऊपर ही हमने वो प्लास्टिक की मैकेंटॉश, वो सबसे पहले मैकेंटॉश लिया,
उसके ऊपर हमने वो टाउल ली या ड्रोशीट जिसको बोल सकते हैं, पतली कॉटन क्लॉथ, और उनको रोल कर दी। रोल करके रखा जाता है और जब हम उसे यूज करते हैं तो वो बीच में बेड पे रख के जहां पर हमारा पेरिनियल एरिया आता है वहां पे वो ओपन कर दी जाती है, जिससे कि प्लास्टिक नीचे और ऊपर आ जाता है कॉटन। डायरेक्ट